ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। आइए हम ले रहे हैं हिंदी शिक्षण शास्त्र के व्याकरण सेक्शन से, उसी को आगे और बढ़ाएंगे और आज बात करने वाले हैं वाक्य विचार पर। इसे प्रीवियस क्लास में हम लोग शब्द विचार पर बात कर लिए थे और शब्द क्या है और हमने अर्थ के अनुसार हो या उत्पत्ति के अनुसार हो या रचना के आधार पर हमने शब्द के बारे में पढ़ चुके थे। अब शब्द के आगे का स्टेप जो होता है वाक्य होता है और वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वाक्य के बारे में पढ़ते हैं, आखिर वाक्य क्या है और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाली चीज़ को भी जान लेंगे। ये हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे और अंत में इससे संबंधित क्वेश्चन को भी करेंगे। इसलिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको क्वेश्चन करने का भी ऑप्शन मिले और इस वाक्य को समझने का भी आपको बेहतर ढंग से ऑप्शन मिले। यदि आप जानते होंगे तो आपका रिवीजन हो जाए, यदि आप नहीं जानते होंगे आपके लिए नया होगा, आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, आखिर वाक्य क्या बोलेंगे। देखिए हमने सबसे पहले आपको वर्ण पढ़ाया था, फिर अपने शब्द भी पढ़ा होगा। अगर मेरे साथ जुड़े हुए उसने बाद शब्द पढ़ा था और शब्द का तीसरा स्थान किसका आता है? वाक्य। यानी कहने का मतलब किसी भी भाषा का 3 अंग होता है जो कि हम पहले वीडियो में आपको बताए थे। वर्ण होता है, शब्द होता है और वाक्य होता है। तो अब हमारा जो वक्त आ गया वाक्य के बारे में। देखिए शब्दों का सार्थक व क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य में निम्नलिखित बातें होती है। यानी कहने का मतलब हुआ वाक्य हम उसको कहेंगे जब वो शब्दों का सार्थक होगा और क्रमबद्ध समूह होगा तब उसको हम वाक्य कहेंगे। जैसे देखिए मैं एक लड़का हूँ, अगर ऐसा लिखते हैं मैं एक लड़का हूँ। अब देखिए यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि मैं ये भी एक शब्द है, एक ये भी शब्द है, लड़का भी शब्द है भी एक शब्द है। अब यहाँ पर सबका सार्थक है और साथ में एक क्रम में है। अगर मैं लड़का एक हूँ, अगर ऐसा हम लिखते हैं, पहले हम मैं लाता हूँ, मैं हूँ एक लड़का, ऐसा लिखते हैं, क्या ये वाक्य सार्थक होगा? नहीं होगा। बिल्कुल नहीं सर, ऐसा वाक्य सार्थक नहीं होगा बल्कि ये निर्थक हो जाएगा। तो सार्थक वाक्य उसे बोलेंगे जब उसका वाक्य में शब्द एक सार्थक हो और साथ में क्रमबद्ध हो, यानी किसके बाद में कौन सा शब्द आएगा, अगर ऐसा सुव्यवस्थित है उसको हम सार्थक वाक्य कहेंगे। अब देखिए वाक्य के जो पद है उसके बारे में जान लेते हैं कि वाक्य में कौन कौन से पद होते हैं। वाक्य की रचना पदों के योग से होती है। वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। वाक्य किसी न किसी भाव व विचारों को पूर्णतः प्रकट कर पाने में सक्षम होता है। यानी वाक्य उसे बोलते हैं जब हम भावना को अगर प्रस्तुत करते हैं तो वो हमारा क्या होना चाहिए? समझ में अगला व्यक्ति को भी आना चाहिए और जब वो अगला व्यक्ति बोले तो हमको भी समझ में आना चाहिए। यही वाक्य कहलाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे वाक्य की रचना किस प्रकार से होता है, क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। देखिए संरचना के धरातल पर वाक्य के 2 प्रमुख घटक माने जाते हैं। एक उद्देश्य, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उद्देश्य का मतलब कर्ता, कर्ता का मतलब सब्जेक्ट, तथा विधेय यानी क्रिया। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वही उस वाक्य का उद्देश्य है तथा उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि आखिर सब हम उद्देश्य और विधेय में कन्फ्यूज हो जाते हैं, उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। तो देखिए अब हम आपको सरल समझा दें। देखिए किसी भी वाक्य में जो कर्ता होता है, जैसे मैं विद्यालय जाता हूं। देखिए गौर सुनिएगा, मैं विद्यालय जाता हूं, यहां पर कर्ता कौन है? मैं। तो मैं क्या हूं? ये उद्देश्य हूं। क्या है? ये उद्देश्य है। यह ध्यान रखिएगा, जो उस वाक्य में जो कर्ता होगा, जो सब्जेक्ट आपका होगा वही आपका उद्देश्य कहलाएगा। और विधेय की बात होगा जो क्रिया होगा। मैं विद्यालय जाता हूं, ये मैं को छोड़ के विद्यालय जाता हूं ना, ये सारा का सारा क्या होगा? आपका विधेय होगा। ठीक है, तो अब जान गए। देखिए उद्देश्य और विधेय के योग से ही वाक्य संरचना के स्तर पर पूर्ण होता है। यानी कहने का मतलब हुआ अगर कोई वाक्य है तो उसमें निश्चित रूप से उद्देश्य और विधेय दोनों होगा, क्योंकि दोनों के योग से ही वाक्य मुकम्मल तौर पर तैयार होता है। वाक्य संरचना के स्तर पर पूर्ण होता है तथा किसी भाव या विचार यानी संदेश का व्यक्त कर पाता है। ठीक है, बिना वाक्य में संदेह और विचार व्यक्त किए हुए उस वाक्य को सार्थक नहीं माना जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब बात करेंगे अब कुछ। देखिए उद्देश्य और विधेय, यहाँ पर आप क्लियर समझ पाइएगा उद्देश्य और विधेय के बारे में। यहाँ पर कुछ चार्ट बना हुआ है, इसको जानते हैं। देखिए कृतिका, देखिए कृतिका नाम है ना। अब देखिए कृतिका, देखिए यहाँ पर अब आपको समझ में बहुत बढ़िया से आने वाला है। देखिए अब यहाँ पर कृतिका क्या है? अध्यापिका है, टीचर है। अब कृतिका उद्देश्य हो गया और ये आपका विधेय हो गया। होटल में रहने वाली सभी लड़कियाँ, ये आपका उद्देश्य हो गया। फिल्म देखने जा रही है, बात समझ में आया। फिर देखिए मजदूरों ने पेड़ काट दिए। किसने काटा? मजदूर ने। क्रिया कौन है? काट दिया पेड़। कर्ता कौन है? मजदूर है। काम करने वाले को कर्ता बोलते हैं। फिर हम लोगों ने माता जी को सब रुपए दे दिए थे। अब देखिए यहाँ पर कौन दिया? हम लोगों ने दिया। यहाँ पर कौन है? कर्ता है। लेकिन कहने का मतलब वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को हम लोग क्या बोलते हैं? उद्देश्य कहते हैं। अब बाकी जो क्रिया उसके साथ में सम्मिलित रहता है उसको हम लोग विधेय कहते हैं। जैसे बच्चे, कर्ता है, मैदान में खेल रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। यह हमारा विधेय हो गया। कौन आपका उद्देश्य हुआ? ये आपका उद्देश्य हुआ, ये आपका विधेय हो गया। ठीक है,
अब आगे बात करेंगे जहां से हमारा क्वेश्चन बनते रहे और बनते ही है निश्चित रूप से, रचना या स्वरूप के आधार पर वाक्य के भेद के बाद बात करें तो साधारण या सरल वाक्य है पहला जो हमारा भाग जो आता है। इसे तीन भाग में बांटा गया, आपको बता देते हैं। साधारण वाक्य हो, मिश्र वाक्य, एक आपका संयुक्त वाक्य है। यानी साधारण या सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही क्रिया रहती है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। यानी कह सकते हैं जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है उसको हम साधारण वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में, इसमें से एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है। जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसता है, एकदम सिंपल है, एक उद्देश्य एक विधेय है। अब देखिए यहाँ पर, अब पानी बरसता है, पानी बरसता है, पानी क्या आपका क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, बरसता क्या होगा, पर विधेय हो गया। तो कहने का मतलब हुआ जिस वाक्य में आपका एक उद्देश्य और एक विधेय होगा उस वाक्य को हम सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहेंगे। अब सेकेंड जो आपका है मिश्र वाक्य, जिसे हम लोग कंपाउंड कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स कहते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण या सरल वाक्य हो और उनमें से एक मुख्य वाक्य हो और शेष उस पर क्या हो, आश्रित हो। एकदम इसको बारीक समझिएगा, यानी वैसा वाक्य जिसमें एक आपका प्रधान वाक्य हो और उसके साथ में अन्य वाक्य क्या हो, जुड़े हो। अगर हम प्रधान वाक्य को वहां से विलोपित कर देते हैं तो सारा वाक्य क्या होगा, धरा का धरा ही रह जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ मुख्य वाक्य के बाद में उसके साथ क्या होते हैं, मिश्रित में जो होते हैं वो आश्रित होते हैं, डिपेंडेंट वाक्य उसके साथ जुड़े होते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेज तुम भारत छोड़ दो। अगर महात्मा गांधी को ही साइड वहां से कर देते हैं, महात्मा गांधी अगर वहां साइड होते हैं तो क्या तुम भारत छोड़ दो, ये किसने कहा, आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे वाक्य को क्या कहेंगे हम, मिश्र वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब इसका कुछ और जानते हैं, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मैं यह जानता हूँ कि यह काम आपसे नहीं होगा, यह काम आपसे नहीं होगा। अभी किस पर डिपेंड करता है, मैं यह जानता हूँ, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर की देख रहे हैं, यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो ऐसे वाक्य जो एक वहाँ पर मुख्य वाक्य होते हैं और उनके साथ में अन्य वाक्य जुड़े होते हैं उसको हम मिश्र वाक्य कहते हैं। आगे बात करेंगे संयुक्त वाक्य, मतलब होता है कंबाइंड सेंटेंस, जो आमतौर पर आप जानते भी होंगे। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल योजक और अथवा आदि अवयव द्वारा होता है उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे में उसकी आंखें हंसती है किंतु उसका हृदय रोता है, मैं आया और वह गया। यहाँ पर देखिएगा किंतु और ये योजक चीज है, यानी इसी को कंबाइंड क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे, यानी कंबाइंड सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे वाक्य के दृष्टिकोण से। अब हम वाक्य के दृष्टिकोण से यानी अर्थ के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। ये सवाल सीधे आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर हम प्रयोग या रचना के अनुसार बात करें तो हमारा वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अब जस्ट हमने पढ़ा है, सामान्य वाक्य यानी साधारण वाक्य हो, उसका में मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। लेकिन अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है विधिवाचक वाक्य, मतलब मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, राधा सो रही है, तुम पढ़ रहे हो, तुम लिख रहे हो, मोहन दौड़ रहा है, राधा नहा रही है, माँ खाना बना रही है। ये सब के सब क्या है, सरल वाक्य है और इसको हम क्या कहते हैं, विधिवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध मतलब क्या होता है, मना करना है ना, मतलब ना नकार देना है ना, इस प्रकार की भावना होती है। निषेधवाचक का मतलब होता है मैं नहीं पढ़ूंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, तुम नहीं पढ़ोगे, तुम मत खेलो, तुम जाओ, ये तुम नहीं जाओ, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं रहता हूँ। ये सब के सब जहाँ पर न का बोध हो उसी को हम निषेधवाचक कहते हैं। ठीक है, और आज्ञा का मतलब क्या होता है, आज्ञा जन्मे करते हैं ना, हमें बड़ों की आज्ञा करनी चाहिए। ठीक है, आज्ञाकारी वाक्य मतलब आज्ञावाचक, तुम जाओ, तुम पढ़ो, तुम खेलो, तुम पढ़ो, तुम आओ, तुम बैठो, तुम नहाओ, तुम खाओ, ऐसे जो होता है वो आज्ञा का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आज्ञावाचक कहते हैं। प्रश्न का मतलब सवाल पूछना, क्या तुम कर रहे हो, कहाँ तुम गए थे, तुम कैसे हो, आओ, है कि नहीं, तुम कहाँ रहते हो, तुम कैसे पढ़ते हो, ये सब के सब सवाल है। अगर सवाल का बोध हो, प्रश्न का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। फिर विषमयादी बोध, ये क्या है, हमारे एक आत्मा से निकलती है, हमारे से चोट हुआ, दर्द हुआ, है ना, ये सब की भावना अगर आती है हमारे अंदर तो क्या होता है, विषमयादी, पिट जाना, है कि नहीं, खून निकल आना, ये सब आश्चर्यचकित हो जाना, ये सब क्या है, हमारा विषमयादी है, तुम है कि नहीं, ये सब होता है। उसके बाद आपका है संदेहवाचक, उसने क्या कहा होगा, उसने खाना खाया होगा, उसने पढ़ा होगा, वो स्कूल विद्यालय गया होगा, यानी ऐसा कल्पना कर इसके बारे में हमको संदेह है, इसके बारे में पूरी जानकारी हमारे पास में पर्याप्त नहीं है, इसको हम संदेश के दायरे में ही, संदेह के दायरे में, यानी कन्फ्यूजन, और इस पर हमारा क्या है, पूर्ण विश्वास नहीं होता, आखिर ऐसा हुआ होगा, उसी को हम संदेह कहते हैं। फिर इच्छा की बात है ना, इच्छा सबकी होती है कि हम एक बड़े से बड़े क्या बन जाए, बहुत सफल व्यक्ति बन जाए ना। इच्छावाचक वाक्य, तुम अपने आप में सफल हो रहो, ये है कि नहीं है, भगवान तुम्हारी दीर्घ आयु प्राप्त करे, भगवान तुम्हें KVS PRT में जॉब लगा दे, है कि नहीं, तुम बहुत बड़ा अमीर बन जाओ, ये कल्पना होती है, इसको इच्छा वाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है,
आगे बात करेंगे संकेतवाचक। संकेत क्या होता है? संकेत का मतलब होता है इंडिकेट करना है। इंडिकेट करते हैं ना, तुम अगर तुम पढ़ोगे तो तुम सफल होगे, अगर तुम मेहनत करोगे तुमको इसका क्या मिलेगा, फल मिलेगा, है कि नहीं। संकेतवाचक क्या होता है? यदि तुम चलो तो मैं भी चलूंगा, अगर तुम खाओगे तो मैं भी खाऊंगा, अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगा। ये तमाम चीज़ जो एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर करता है, अगर वो इंडिकेट करेगा तो हम चलेंगे। जैसे हम कहा कि कल हम लाइव आने वाले हैं, तो सब लोग चले, सर का इंडिकेट किया हुआ था कि सर कल लाइव आने वाले हैं, तो हम लोग भी जुड़ जाएंगे। तो ये चीज़ जब इस वाक्य में प्रयुक्त होगा तो उसको हम संकेतवाचक यानी इंडिकेट वाक्य को हम कहेंगे। ठीक है, बात क्लियर है। उसके बाद में अब बात करेंगे विधिवाचक के बारे में, कुछ जान लेते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार थे उसमें। विधि जिसमें किसी बात के होने का बोध, जैसे में सरल वाक्य हम खा चुके हैं, मिश्र वाक्य मैं खाना खा चुका हूं तब वो आया, संयुक्त वाक्य मैंने खाना खाया वह मेरी यह क्या है, वह मेरी भूख मिट गई और मेरी भूख मिट गई, है कि नहीं, ये हो गया। उसके बाद आपका निषेध है। निषेध वाक्य आप भी समझ रहे हैं, है कि नहीं, अभी जस्ट बताते हैं, जिसमें किसी बात के न होने का बोध, जैसे में सरल वाक्य हमने खाना नहीं खाया, मिश्र वाक्य मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया, संयुक्त मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। ये आपका क्या हो गया, सरल वाक्य में भी प्रयुक्त करके बता दिया गया, संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त करके बता दिया गया, संयुक्त में भी कि आखिर हम निषेध वाक्य कैसे प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद में निषेध के बाद में देखिए उसके अंदर में आज्ञा है ना, क्या है, आज्ञाकारी वाक्य की बात करेंगे। इसमें आज्ञा की बात करें, इसमें किसी तरह का आज्ञा का बोध हो, जैसे में तुम जाओ तुम पढ़ो, ये आज्ञाकारी के अंतर्गत। प्रश्न के बाद प्रश्न बता दिया आपको, सवाल पूछा जाए, जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो, जैसे हमने कहा तुम क्या करते हो, तुम किस प्रकार के एग्जाम की तैयारी करते हो। आमतौर पर आप लोग CTET की तैयारी ही कर रहे होंगे, जैसा कि मुझे मालूम ही है। उसके अंदर में क्या तुम खा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से संबंध रखते हो, तुम कितने तो पढ़े हो, ये सवाल है। अगर सवाल की भावना अगर उससे बोध होती है तो उसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। और अर्थ के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के, 8 प्रकार के, आपको माइंड में रखिए। विषमयादि है ना, जैसे आश्चर्य या दुख या सुख का बोध, जैसे में ओह मेरा सर फट गया, ओह मैं मर गया, ये सब अगर आपके अंदर से आवाज़ निकलती है, आश्चर्य होती है आप दुख की घड़ी में, तो वो आपका विषमयादि वाक्य कहलाता है। फिर संदेह आपको बता दिए थे, जिसे किसी बात का संदेह प्रकट, जैसे में उसने खाना खा लिया होगा, मैंने कहा होगा, उसने देखा होगा, ऐसा हम सोच रहे हैं, हमारा क्या हो गया, संदेहवाचक हो गया। अब इच्छावाचक की बात करेंगे, है कि नहीं, इससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभ कामना का बोध हो, जैसे तुम अपने कार्य में सफल हो, भगवान तुमको दीर्घायु प्राप्त करे, भगवान तुमको एक सफल इंसान बनाए, ये तमाम अगर भावना अगर किसी वाक्य से प्रदर्शित होती है उसको हम इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। 8वां नंबर है संकेत की बात करें। संकेत इंडिकेट मतलब यहाँ पर ऐसे वाक्य होती हैं, यहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर होती है, जैसे में पानी न बरसता तो धान सूख जाता, यदि तुम खाते तो मैं भी खाता, यदि तुम मेरे घर आते तो मैं आवश्यक तुम्हारा क्या करता, स्वागत करता। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये कैसा वाक्य है, संकेत वाक्य है, संकेत वाचक वाक्य है। आई होप कि आप इस वीडियो को यहाँ तक पहुँचे होंगे, तो आई होप कि आप तमाम चीज़ों को बेहतर ढंग से समझे होंगे, ये हमारा विश्वास है, और आप इसको समझ भी रहे होंगे। ठीक है, 8 नंबर हो गया। उसके बाद देखिए अब थोड़ा वाच्य के बारे में पढ़ लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आखिर वाच्य क्या है, तो हम जान लेते हैं। क्रिया के प्रयोग के आधार पर, देखिए क्रिया के प्रयोग के आधार पर वाच्य कहलाता है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, आमतौर पर अंग्रेजी में आपने वॉइस पढ़ा होगा, ठीक है, इससे हम इसलिए वॉइस लिख दिए ताकि आप वाच्य में कन्फ्यूजन नहीं हो। एक होता है आपका कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृत्य मतलब कर्तावाच्य, कर्म मतलब कर्म समझ रहे हैं, अभाव मतलब होता है जिसमें दोनों ना हो बल्कि कोई अन्य चीज में प्रधान होती है। तो अब बारी बारी जानें कृत्यवाच्य क्या है, नाम से स्पष्ट है, कृत्य मतलब करता होता है, ठीक है, जिस वाक्य में क्रिया के प्रयोग का आधार करता हो वह हमारा कृत्यवाच्य कहलाता है, मतलब जिसमें क्या हो, कर्ता प्रधानता उसको कृत्यवाच्य कहते हैं। जैसे में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत सारे प्रस्तुत किए गए। मोहित सेब खाता है, देखिए मोहित सेब खाता है, मोहित सेब खाता है, उसका अंदर कर्ता क्या है, एक वचन पुल्लिंग है, क्रिया क्या है आपका एक वचन पुल्लिंग है। पूनम सेब खाती है, पूनम आपका कर्ता है और सेब खाती है कि उसके बाद में आपका बच्चे सेब खाते हैं, बच्चे हैं सेब खाते हैं, कर्ता बहुवचन पुल्लिंग है, बहुवचन पुल्लिंग है, ठीक है। उसका कर्म की बात करें, कर्म का मतलब होता है क्रिया, है कि नहीं, क्या होता है क्रिया, कर्म क्या होता है क्रिया। यहाँ क्रिया के प्रयोग का आधार कर्म कम हो वे कर्मवाच्य कर देने, कहने का मतलब जहाँ क्रिया के प्रयोग का आधार कम हो उसको हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे मोहित ने सेब खाया, अब देखिए यहाँ पर मोहित ने सेब खाया है, मोहित ने जलेबी खाई है, पूनम ने सेब खाया है, पूनम ने जलेबी खाई है, बच्चे ने सेब खाया है। यहाँ पर कर्ता क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु जब कर्म को बदला गया है तो कर्म का स्वरूप भी क्या हुआ है, बदल गया है, ठीक है। कर्म क्या होता है पता है आपको, कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जैसे राम ने सीता को मारा, है ना, राम ने सीता को मारा तो क्या होगा, राम ने सीता को मारा। अब यहाँ पर राम ने किसको मारा, सीता को मारा, तो यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, कर्म कहेंगे। जिस वजह से राम आम खाता है, अब राम क्या खाता है तो आम खाता है, तो आम क्या होगा, कर्म हो गया, है कि नहीं।
अब लास्ट बात करेंगे भाव। भाव है ना, भाववाच्य मतलब भाववाच्य क्या है? जिस वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता ना होकर भाव प्रमुख उसे भाववाच्य कहते हैं। यानी दोनों यहाँ पर क्या हो गए? डिफ्यूज हो गए, यानी कर्म भी डिफ्यूज हो गया, कर्ता भी डिफ्यूज हो गए, उसको हम क्या कहेंगे? भाववाचक कहेंगे। ठीक है, सोहन से चला नहीं जाता। अब देखिए सोहन से नहीं चला जाता, अब यहाँ पर सोहन आता है, राम लिखिए, राम से नहीं चला जाता, हमसे नहीं चला जाता, आप से नहीं चला जाता। यहाँ पर आप कर्ता बार बार चेंज करते हैं लेकिन वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यहाँ क्रिया प्रमुख है, अतः ये क्या है? भाववाच्य है। बात समझ में आया? अब कुछ क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं, ताकि हम आपसे वादा किए थे क्वेश्चन भी हम कुछ करवाएंगे।